नमस्कार। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए इसके तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषी जो वर्णकों के बारे में, जिनके बारे में कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उनके समूहों के बारे में समझेंगे कि इन वर्णकों के भी समूह होते हैं और ये वर्णकों के समूह अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसके लिए आज के टॉपिक को मैंने शीर्षक दिया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसको समझने से पहले दो प्रभावों का अध्ययन करना होगा अपने को। सबसे पहला है रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाल पतन प्रभाव, हिंदी में लाल पतन प्रभाव, अंग्रेजी में रेड ड्रॉप इफेक्ट। इमर्सन और उसके साथी, जिनमें आर्नोल्ड एक प्रसिद्ध उसके साथी था, ज़्यादा नाम केवल इमर्सन का आता है, वो शैवालों पर प्रयोग कर रहे थे। इमर्सन और उनके साथी शैवालों पर ये देख रहे थे कि अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या परिवर्तन होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का। और उस अध्ययन के दौरान उन्होंने इस प्रभाव को ज्ञात किया। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, नीचे तरंगदैर्ध्य दिए गए हैं 400, 440, 480, ऐसे अलग अलग तरंगदैर्ध्य के मान हैं नैनोमीटर में। और इधर है क्वांटम यील्ड ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन की कल जैसे एक परिभाषा मैंने बताई थी आपको, क्वांटम उत्पादन, ऑक्सीजन कितनी मुक्त हो रही है उससे इसको दिखाया गया है। ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त होना मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होना। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि 400 नैनोमीटर के आसपास ये प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर घटती जा रही है। प्रकाश संश्लेषण की दर घट रही है ना, ये दर घट रही है। फिर वापस प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है। जैसे ही लाल रंग का तरंगदैर्ध्य प्रारंभ हुआ वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की दर प्रारंभ में बिल्कुल स्थिर जैसी है, फिर थोड़ी सी घटी और वापस बढ़ रही है। अब यहाँ से देखना है, ये जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश पुंज शैवालों को दिया गया इमर्सन द्वारा। एक वर्णी मोनोक्रोम, मोनोक्रोम या एक वर्णी मतलब केवल एक रंग का प्रकाश पुंज, केवल लाल है तो सिर्फ लाल रंग का प्रकाश पुंज, केवल नीला है तो केवल नीले रंग का प्रकाश पुंज। तो जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश पुंज शैवालों को इमर्सन और उसके साथियों ने दिया तो उन्होंने पाया कि प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक गिर जाती है। ये देखो ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, बाकी बिल्कुल नीचे कहीं नहीं आया था, अधिक था, कहीं कम हुआ, ज़्यादा हुआ, स्थिर था, लेकिन बिल्कुल गिरावट एकदम शून्य की तरफ आ गया। इस प्रभाव को उन्होंने कहा रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट इसलिए कहा क्योंकि ये 680 नैनोमीटर जो रेंज है ये प्रकाश के लाल रंग से संबंधित है, लाल रंग के क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो पुनः समझे क्या था रेड ड्रॉप इफेक्ट कि इमर्सन ने पाया कि जब शैवालों को एक वर्णी प्रकाश पुंज दिया जाता है तब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश पुंज देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में अचानक गिरावट आ जाती है, एकाएक गिरावट आ जाती है। इस प्रभाव को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाल पतन प्रभाव। फिर इन्होंने देखा कि अब दो रंगों का प्रकाश एक साथ में दें तो क्या होगा। दो, अभी तो मोनोक्रोम दे रहे थे, सिर्फ एक वर्णी प्रकाश पुंज दे रहे थे, दो भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश पुंज देने पर क्या होगा। तो इसके लिए इन्होंने जब प्रयोग किया तो एक और नया प्रभाव की इन्होंने खोज की और उसको नाम दिया इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव। ठीक है, अब इस इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव क्या है, उसी ग्राफ को जो हमने अभी देखा था उसी का थोड़ा सा अलग रूप, थोड़ा छोटा, और ये वही ग्राफ है। यहाँ पे हमने देखा था
कि ये 680 नैनोमीटर इधर था, 680 नैनोमीटर से उस तरंग दैर्ध्य प्रकाश देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक गिर जाती है। अब इन्होंने क्या किया, इमर्सन और उसके साथियों ने 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य के साथ साथ 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पुंज एक साथ दिया। अब दो प्रकाश पुंज दे रहे हैं, एक प्रकाश पुंज 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का अकेला दे रहे थे, तब रेड ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अब उसके साथ में 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश और दे रहे हैं, तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ये आगे चल रहा है ना, ये ग्राफ, ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है इधर, ये वृद्धिकरण है, गिरता नहीं है। गिर कब रहा था, जब केवल 680 नैनोमीटर से उस तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश पुंज दे रहे थे, वो रेड ड्रॉप इफेक्ट था। अब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश पुंज नहीं दे रहे हैं, अब दो दो प्रकाश पुंज दे रहे हैं, एक 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य और एक 680 नैनोमीटर से निम्न तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश। तो दोनों को एक साथ देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिरती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये आपको दिख रहा है इधर, ठीक है। इस प्रभाव को बोलते हैं इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव। अब इस रेड ड्रॉप और इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव के आधार पर, वृद्धिकरण प्रभाव के आधार पर इमर्सन ने ये निष्कर्ष निकाला कि हरित लवक के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा पटलिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं। दो प्रकार के समूह होंगे, एक समूह ऐसा है जो प्रकाश जो 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है, और दूसरा समूह ऐसा है जो 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर क्रियाशील होता है या उत्तेजित होता है। दो प्रकार के समूह। इसके लिए उन्होंने नाम दिया पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। ज़्यादा प्रचलित नाम और ज़्यादा सही नाम है फोटो सिस्टम, ठीक है, वर्णक प्रकाश तंत्र, प्रकाश तंत्र। और दूसरा इसका नाम जो प्रचलित है वो है वर्णक तंत्र भी कहते हैं, पिगमेंट सिस्टम। दोनों के लिए शॉर्टकट में नाम हो गया पीएस, दोनों के लिए शॉर्टकट में नाम हो गया पीएस। हम लोग इसको प्रकाश तंत्र ही कहेंगे, फोटो सिस्टम, ठीक है। पीएस फर्स्ट और दूसरे का नाम दिया पीएस सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड नाम इनके खोज के क्रम से है, बाकी फर्स्ट सेकंड का कोई वैसे नहीं है कि ये पहला है ये दूसरा है। जिस समूह का खोज पहले की इन्होंने, उसको नाम उन्होंने पीएस फर्स्ट दे दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जिसके बाद में खोज भी उसका नाम दे दिया पीएस सेकंड, ठीक है। अब इन प्रकाश तंत्र में क्या होता है, अब इन दोनों प्रभावों को पहले एक साथ में देखते हैं। इमर्सन का ही रेड ड्रॉप इफेक्ट बताया गया, इमर्सन का ही एनहांसमेंट इफेक्ट बताया गया है, वृद्धिकरण प्रभाव बताया गया है। दोनों को एक साथ में एक ग्राफ में देखते हैं तो केवल 680 नैनोमीटर तक देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर इतनी थी, ये रेट बताई गई इधर वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तरंग दैर्ध्य के लिए बताया गया। जब 680 से उच्च तरंग दैर्ध्य का अकेला प्रकाश पुंज दिया गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट गई। ये 680 दिया, ये 700 दिया तो घट गई। अब मिक्स करके दे रहे हैं 680 और 700 दोनों को, यानी एक 680 तक वाला, ये वाला, और एक जिसमें प्रकाश संश्लेषण कम हो रहा था, दोनों को मिक्स करके दिया तो प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों के योग से ज़्यादा हो गई। ये तो इसका दिखाया गया है, ये जो ग्रीन कलर में बॉक्स दिख रहा है वो इसके लिए था। इन दोनों के योग से ज़्यादा हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर, ठीक है। अकेले 680 में जितनी हो रही थी, अकेले 700 में जितनी हो रही थी, वो दोनों को जब दोनों रंग के प्रकाश पुंजों को एक साथ में देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर कई गुना बढ़ गई। इसी को बोलते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट, वृद्धिकरण प्रभाव, ठीक है। अब इस वृद्धिकरण प्रभाव के आधार पर अभी आपको जैसे मैंने बताया कि प्रकाश तंत्र के बारे में इन्होंने खोजा कि दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह हैं, ठीक है। इनके आधार पर ये
बताया गया है। अब इसको एक दिखाते हैं आपको, प्रकाश तंत्र में कैसा सिस्टम होता है। LHC विद इन फोटो सिस्टम लिखा है मैंने। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। LHC जो है उसका पूरा नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वर्णकों के समूह हैं जो आपस में प्रोटीन की उप इकाइयों से जुड़े रहते हैं। ये पीएस के अंदर के ही भाग है। एक पीएस में कई LHC होते हैं। हार्वेस्ट जो शब्द है वो कृषि से संबंधित भी आता है ना। इसका मतलब किसी चीज़ को पालना, किसी चीज़ को उगाना, उस प्रकार की चीज़ें, प्रवर्धन करना, उससे संबंधित शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश का से की ऊर्जा का सदुपयोग किया जा रहा है, उसके लिए शब्द है। वैसे शाब्दिक अर्थ में चलें तो अपन ये अपने को एक फोटो सिस्टम का एक LHC इस चित्र में दिखाया गया है। ये छोटे छोटे ये जो दिखाया गया है ग्रीन कलर में डिस्क जैसा दिखाया गया है, ये अलग अलग वर्णक हैं, अलग अलग वर्णकों के अणु हैं। कोई क्लोरोफिल A है, कोई क्लोरोफिल B है। क्लोरोफिल A में भी बहुत प्रकार के होंगे। कोई 600 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला होगा, कोई 610 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाले होंगे। कैरेटिनॉइड्स होंगे, जेंथोफिल्स होंगे, वो सब अलग अलग। ये सब क्या करते हैं, सौर ऊर्जा की प्रकाश को लेते हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की। कोई कम तरंग दैर्ध्य का ले रहा है, कोई अधिक तरंग दैर्ध्य ले रहा है। कोई नीले रंग के क्षेत्र से प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, कोई हो सकता है पीले रंग से अवशोषित कर रहा है, कोई लाल रंग में भी अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करता है ना। ये करने के बाद में अंत में ये सभी क्या करते हैं, एक प्रमुख अणु को दे देते हैं। प्रत्येक पीएस में, प्रकाश तंत्र में एक प्रमुख क्लोरोफिल A का एक प्रमुख अणु होता है, एक महत्वपूर्ण अणु होता है। जो बाकी सभी जो वर्णक हैं जिनको सहायक वर्णक कहेंगे, वो सब अपनी ऊर्जाओं को अवशोषित करके अंत में उस प्रमुख अणु को दे देंगे। उस अणु को हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया केंद्र। यहाँ पे ये अभिक्रिया केंद्र है। अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर अलग है, पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर अलग है। दोनों में मेन इस रिएक्शन सेंटर का ही अंतर आता है, ठीक है। अन्य जितने भी सहायक वर्णक है उनके लिए नाम आएगा एंटीना अणु। एंटीना अणु, तो एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ इधर, एंटीना अणु कहते हैं। इसकी तुलना हम लोग डिश से कर सकते हैं। घरों में टीवी का कनेक्शन जब हम लोग लेते हैं तो एक डिश रहती है और उसका संपर्क रहता है एक सेट टॉप बॉक्स से, है ना। अब वो डिश क्या करते हैं, अंतरिक्ष से अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के, कोई स्टार प्लस का, कोई सोनी का, सोनी में भी कोई सेट मैक्स का, कोई सोनी 6 का, ऐसे ही स्टार में भी अलग, जी में भी अलग, कोई जी न्यूज़ हो रहा है, कोई जी टीवी हो रही है, अलग अलग, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक जैसी फ्रीक्वेंसी के 2 चैनल है ही नहीं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। उन सब फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करने का काम वो एंटीना यानी वो डिश कर रही है। तो यही काम ये डिश कर रही है, ये डिश है, वो एंटीना है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ये कैच कर रहे हैं और लास्ट में ये क्या करते हैं, इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को सेट टॉप बॉक्स को दे देता है। ये सेट टॉप बॉक्स हो गया ये, जिसको यहाँ पे हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र। और फिर ये सेट टॉप बॉक्स क्या करता है, उस ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर त्यागता है। ऑक्सीकरण अपचयन होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको हमने बोल दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का अपचयन हो जाएगा, ठीक है। सभी इन सब छोटी छोटी ऊर्जाओं का महत्व है, ठीक है। वो जैसे वो डिश का जो एंटीना है उसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कैच किया और उस फ्रीक्वेंसी को दे दिया सेट टॉप बॉक्स को। सेट टॉप बॉक्स फिर उसको देता है टेलीविज़न को, जो हम देखना चाहते हैं वो, है ना। तो वही सिस्टम इधर है।
और ये एक LHC को दिखाया गया है फोटो सिस्टम के अंतर्गत। 2 फोटो सिस्टम आपको बताया, PS फर्स्ट, PS सेकंड, इनकी खोज के क्रम के आधार पर इनका नाम है। दोनों में यदि हम देखना चाहें कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इनमें अंतर है, तो उसको एक टेबल के द्वारा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। ये ज़्यादातर 700 नैनोमीटर के आसपास को ये अवशोषित करके होता है। और PS सेकंड जो है ये 680 नैनोमीटर से निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर सक्रिय होगा ये। PS फर्स्ट में और PS सेकंड में दोनों में ही क्लोरोफिल A के विभिन्न अणु हैं, क्लोरोफिल B भी है, दोनों में ही कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है, अब अंतर क्या है? PS फर्स्ट में क्लोरोफिल B की मात्रा कम होती है PS सेकंड की तुलना में। क्लोरोफिल B दोनों में से ज़्यादा किस में मिलता है? PS सेकंड में। ठीक है, फिर इसका अभिक्रिया केंद्र, जो मैं आपको अभी सेट टॉप बॉक्स इसके बारे में बोल रहा था, वो जो सबसे प्रमुख क्लोरोफिल A का अणु है उसका नाम यहाँ पे दिया P700। P700 का मतलब है ये क्लोरोफिल A का वह अणु है जो 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। इसके लिए नाम दे दिया P700। P पिगमेंट्स है, 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला वर्णक है ये अभिक्रिया केंद्र। ये सेट टॉप बॉक्स है, इसका ये मान लेते हैं। ठीक है, बाकी सभी एंटीना अणु है। और इसका अभिक्रिया केंद्र जो है वो P680 है। PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P680 है। ठीक है, PS फर्स्ट जो है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण दोनों में भाग लेता है PS फर्स्ट, और PS सेकंड केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। ये जब हम लोग कार्यप्रणाली कल के ही वीडियो में आपको इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे हम लोग, चक्रीय अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। PS फर्स्ट जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन की विमुक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑक्सीजन की विमुक्ति और जल के प्रकाशिक अपघटन का PS फर्स्ट में जो LHCs है उनका कोई योगदान नहीं है, जबकि PS सेकंड जल के प्रकाशिक अपघटन और ऑक्सीजन की विमुक्ति से संबंधित है। अब ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है लास्ट वाला कि PS फर्स्ट ग्रेना और स्ट्रोमा पटलिका, इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। स्ट्रोमा अलग चीज़ है, स्ट्रोमा पटलिका अलग चीज़ है, दोनों ही थाइलेकोइड्स है। ये आपको जैसे उसका हरित लव का चित्र हमने देखा था तो मैंने बताया था छोटे छोटे थाइलेकोइड जो एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर के रूप में रहते हैं वो ग्रेना होता है, ये ग्रेना है। और कोई पतला लंबा थाइलेकोइड जो 2 ग्रेना को आपस में जोड़ता है, ये ग्रेना इन दोनों को जोड़ने वाला ये है स्ट्रोमा पटलिका। स्ट्रोमा पटलिका PS फर्स्ट दोनों जगह मिलता है, ग्रेना की थाइलेकोइड्स में मिलता है और स्ट्रोमा पटलिका की थाइलेकोइड्स में भी मिलता है, जबकि PS सेकंड स्ट्रोमा पटलिका में नहीं पाया जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। PS सेकंड केवल ग्रेना के थाइलेकोइड्स में मिलता है, स्ट्रोमा पटलिका में PS सेकंड नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान में देंगे क्योंकि आगे के जो टॉपिक आएंगे उनसे संबंधित है ये चीज़। ठीक है, अब एक बार ये पूरा शुरुआती चीज़ें पूरी हो गई आपकी। अब हम लोग एक बार एक आउटलाइन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में कौन कौन से चरण आएंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप होगा, उसको हम लोग एक स्लाइड के द्वारा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की कार्यप्रणाली को 2 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। दूसरा नाम इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और तीसरा नाम हिल नाम के वैज्ञानिक के सम्मान में हिल अभिक्रिया।
रॉबर्ट हिल के सम्मान में हिल अभिक्रिया। ये प्रोसेस जो है प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रकाश की उपस्थिति में ही ये क्रिया संपन्न होगी, ठीक है। और ये क्रिया ग्रेना व स्ट्रोमा पटलिका में संपन्न होगी। स्ट्रोमा पटलिका है, ये स्ट्रोमा नहीं है, सिर्फ बार बार मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रेना व स्ट्रोमा पटलिका में संपन्न होती है ये क्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया। हम ये भी कह सकते हैं थाइलेकोइड्स में संपन्न होती है, तो ये दोनों शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, थाइलेकोइड्स में संपन्न होती है। दूसरा जो चरण है उसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, वो लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन। इसको प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अंधेरे में होगी ये क्रिया, बोलते ज़रूर है इसको अंधकार अभिक्रिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये क्रिया रात में होगी। ये भी क्रिया दिन में होगी, साइमल्टेनियसली चलती रहती है दोनों। पहले जैसे ही सूर्य उदय होता है, पहले प्रकाशिक अभिक्रिया शुरू होती है और फिर थोड़ी देर बाद ये शुरू हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होगा, शाम हो जाता है, पहले प्रकाशिक अभिक्रिया बंद, उसके थोड़ी देर बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बंद हो जाती है। प्रकाश पर निर्भर नहीं है क्रिया, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसको बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। भोजन यही बनना है, भोजन की तैयारी इधर होनी है। भोजन की तैयारी प्रकाशिक अभिक्रिया में, भोजन का निर्माण अप्रकाशिक अभिक्रिया में। ब्लैकमैन के सम्मान में, क्योंकि सबसे पहले ब्लैकमैन ने यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनको प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये स्ट्रोमा में, वो स्ट्रोमा पटलिका था, ये स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स के बाहर, वो थाइलेकोइड्स के अंदर, ये समझना है। अब प्रकाशिक अभिक्रिया को दो चरणों में बांटते हैं। पहला है जल का प्रकाशिक अपघटन, जिससे पानी टूटेगा हाइड्रोजन में, आयनों में, इलेक्ट्रॉन में और जल और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये ऑक्सीजन तो वायुमंडल में चली जाएगी और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में, और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा NADP+ का अपचयन होगा। NADP+ का अपचयन होगा, जिससे वो बदल जाएगा NADP.2H कह सकते हैं, इसको NADPH+H+ कह सकते हैं, NADPH2 कह सकते हैं, कई तरीके हैं। ये इसका ऑक्सीकृत रूप है, ये अपचयित रूप है। ये मेन चीज़ है यहाँ पे, ये अपचायक बना है। अपचायक, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ATP बनना, तो यहाँ पे ATP बनेगी, साथ में ये अपचायक बनेगा। ये अपचायक में ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये जल वाले आए। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में ये अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन CO2 को दे देगा, तो CO2 को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो CO2 बदल जाएगा कार्बनिक खाद्य में। CO2 बदल जाएगा कार्बनिक खाद्य में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया यहाँ पे होगी। अब ये प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण दो क्रियाविधि इसकी, चक्रीय अचक्रीय। अभी जैसे नाम चल रहा था, PS फर्स्ट जो है दोनों में भाग लेता है, चक्रीय में अचक्रीय में, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में, और जो PS सेकेंड है वो केवल अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तैयारी हुई, अपचायक बना है मेन। इस प्रकाशिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा स्टोर हुई है वो ये है, ये मेन चीज़ है अपचायक। ये अपचायक ही इस CO2 का अपचयन करेगा अप्रकाशिक अभिक्रिया में। इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया में हम लोग इसके लिए नाम ये भी कह सकते हैं कार्बन स्थिरीकरण है। ये कार्बन स्थिरीकरण का अर्थ हुआ ये CO2 का अपचयन है। CO2 का अपचयन के लिए 3 वैकल्पिक पथ है, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से CO2 का अपचयन होता है। एक का नाम C3 साइकिल, एक का C4 साइकिल, एक के लिए CAM। इसमें से ये C3 साइकिल यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये C3 साइकिल C4 के अंदर भी होगा और ये CAM के अंदर भी होगा। वैसे CAM कोई अलग से पथ नहीं है, एक अनुकूलन है।
इसलिए एनसीईआरटी बुक में इसका उल्लेख ही नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, C3 और C4। ठीक है, कल हम लोग प्रकाश संश्लेषण की कार्यप्रणाली पर चलेंगे अगले वीडियो में, और कल हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे टॉपिक को पूर्ण करना, प्रकाशिक अभिक्रिया को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।